मथुरा कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले को लेकर एक अहम खबर सामने आ रही है। शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे पर फिलहाल रोक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे पर रोक बढ़ा दी है। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। मामले की अगली सुनवाई अब सीधे 5 अगस्त को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई थी रोक। पीयूष पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, तफसील से बताइए कि अब इस मामले में क्या होता नजर आ रहा है। देखिए समीर, इस मामले में जो सुनवाई टली है और एंटरिम ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्टिन्यू रखा है, वो एक मामले पर रखा है, यानी कि सर्वे पर जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था उस पर एंटरिम रोक सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी और उसे जारी रखा है। जबकि ऑर्डर 7 रूल 11 मेंटेनेबिलिटी वाला जो इशू है वो हाई कोर्ट में पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक नहीं लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट उस प्रक्रिया पर सुनवाई को जारी रखेगा। हमारे साथ यहाँ बातचीत करने के लिए सार्थक चतुर्वेदी जो इस मामले में वकील हैं वो साथ में हैं। सार्थक, आप ये बताएं कि आज जो हेयरिंग हुई है उसके मुताबिक अब हाईकोर्ट में कल जो सुनवाई होगी वो क्या होगी? कल जो सुनवाई होनी है वो मेंटेनेबिलिटी पर होनी है कि केस जो है वो चले या ना चले। तो 7/11 की जो एप्लीकेशन है बेसिकली मेंटेनेबिलिटी पर है केस की। तो इसको लेके दोनों पक्षों की ओर से बार बार ये कहा जाता है कि कभी किसी ना किसी एक्ट का हवाला देते हुए ये कहा जाता है कि ये अभी जो है बार्ड है, केस नहीं चल सकता। लेकिन कल क्योंकि सुनवाई होनी है 7/11 के ऊपर, तो लिहाजा ऑनरेबल हाई कोर्ट इसको डिसाइड करेगा कि केस जो है वो मेंटेनेबल है या नहीं। अच्छा, बाकी जो सर्वे वाला इशू है उस पर इंटरिम रोक जारी रहेगी। सर्वे वाले इशू को जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था सर्वे के लिए, उस पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। वो अभी इंटरिम ऑर्डर्स को कंटिन्यू करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है। जी, तो समीर, आपने सुना सार्थक चतुर्वेदी को जिन्होंने हमें बताया कि इस मामले में एंटरिम स्टे वो एक मसले पर है जो सर्वे को लेकर के है, जबकि जो मेंटेनेबिलिटी वाला इशू है उस पर कोई रोक नहीं है और उस पर प्रोसीडिंग हाई कोर्ट जारी रखेगा। जी समीर। जी पीयूष, इस मामले में जो दूसरा पक्ष है उसकी तरफ से क्या कहना है, क्योंकि उसके भी पक्षकार मौजूद हैं। आप जब बात कर रहे थे वकीलों से। जी देखिए, जो मुस्लिम पक्ष है उनका ये कहना है कि इस मामले में जो याचिका दाखिल की गई है हाई कोर्ट में, यानी कि मेंटेनेबिलिटी वाला जो इशू है, जैसा कि ज्ञानवापी वाले मामले में भी हुआ था और इसके पहले अयोध्या वाले मामले में भी, वो इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि वहाँ पर जो पूजा स्थल अधिनियम है वो आड़े नहीं आता था, लेकिन ज्ञानवापी वाले मामले में आता था और इस मामले में भी आता है। तो ऐसी स्थिति में ऑर्डर 7 रूल 11 यानी कि अदालत जो है, निचली अदालत, इस मामले पर सुनवाई कर ही नहीं सकती। ये मसला है, चूंकि एक कानून है तो हाईकोर्ट ये तय करेगा कि जो निचली अदालत है वो इस मामले पर सुनवाई कर सकती है और आदेश जारी कर सकती है। हालांकि ज्ञानवापी वाले मामले पर सुप्रीम हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया है जिसमें ये स्पष्ट कर दिया है कि जो एक्ट है उसमें चूंकि ये स्पष्ट नहीं है कि स्थल क्या होना चाहिए, स्थल जो है पूजा स्थल का जो चरित्र है वो क्या होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में अदालत ही एक ऐसा प्राधिकार है जहाँ पर इसकी सुनवाई की जा सकती है और निर्णय लिया जा सकता है। लेकिन चूंकि ये अलग मामला है तो इस स्थिति में हाई कोर्ट इस पर अब कल से सुनवाई शुरू करेगा और देखना यह है कि जो मेंटेनेबिलिटी वाला इशू है, यानी कि ऑर्डर 7 रूल 11, उस पर क्या हाई कोर्ट का रुख रहता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर अब 5 अगस्त को सुनवाई होगी, जिसमें ये देखा जाएगा कि जो सर्वे है, सर्वे पर जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है उस पर जो एंटरिम स्टे है वो आगे कंटिन्यू किया जाए या फिर नहीं किया जाए। पीयूष, अब बिल्कुल सबकी नजरें टिकी हुई हैं मेंटेनेबिलिटी वाले इशू पर कि अब इस पूरे मामले पर मेंटेनेबिलिटी का इशू क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से। और बड़ी खबर आपको बता दें, तमिलनाडु के नीलगिरी में राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की जांच इस वक्त चल रही है। निर्वाचन अधिकारियों ने हेलीकॉप्टर की जांच की है। चुनाव आयोग ने कहा है कि पूरे देश में रूटीन जांच इस वक्त आगे बढ़े। हेलीकॉप्टर की जांच कोई नई बात नहीं है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया है। तो जो खराबी आई थी हेलीकॉप्टर में उसकी जांच की जा रही है। निर्वाचन अधिकारियों ने हेलीकॉप्टर की आपको बता रहे हैं, निर्वाचन अधिकारियों ने, ईसी के जो अधिकारी हैं उन्होंने हेलीकॉप्टर की जांच की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि पूरे देश में रूटीन जांच और हेलीकॉप्टर की जांच कोई नई बात नहीं है, ये रूटीन जांच का हिस्सा है।
और बात अरविंद केजरीवाल के तिहाड़ में केजरीवाल से मिले भगवंत मान। केजरीवाल के साथ आतंकियों जैसा बर्ताव, ये कहना है भगवंत मान का। केजरीवाल को जेल में सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। आम आदमी पार्टी सांसद संदीप पाठक के साथ हुई मुलाकात। आधे घंटे की मुलाकात की, 12 से 12:30 बजे तक। और जैसे ही मैं बैठा वहाँ पे मुलाकात की जो कुर्सी थी, तो बहुत दुख हुआ दिल को कि मतलब जो हार्डकोर क्रिमिनल होते हैं, जो खतरनाक अपराधी होते हैं, उनके वाली सहूलतें भी नहीं मिल रही हैं। मतलब क्या कसूर, क्या मतलब अरविंद केजरीवाल का कसूर क्या है? मतलब उसने अस्पताल बना दिए, यही कसूर है। उसने मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, यही कसूर है। उसने बिजली फ्री कर दी, यही कसूर है। उसने स्कूल बना दिए, यही कसूर है। तो आप उनको ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे बहुत देश का बहुत बड़ा आतंकवादी पकड़ लिया हो। मतलब जेल के मैनुअल को देखिए, जेल का मैनुअल देखिए, इसमें ये लिखा हुआ है 602 क्लॉज है। इसमें लिखा हुआ है हाउएवर द सुपरिटेंडेंट ऑफ द प्रिजन मे अलाउ well behaved prisoners to have face to face interview after giving due consideration to security and other related aspects। मतलब इससे पहले चिदम्बरम साहब जब अंदर थे तो सोनिया गांधी मिलने आती तो उनको 1 to 1 एक कमरे में बिठा के वो मुलाकात कराते थे। आज शीशे के पार जैसे बहुत बड़ा कोई हार्डकोर क्रिमिनल जो है वो बैठा हो सामने, शीशे के पार फोन पे बात करवाई। मतलब हद हैरानी की। मोदी जी चाहते क्या है? मतलब ऐसे ये ट्रीटमेंट मिलेगी क्या? आमने सामने नहीं हुई, शीशा लगा हुआ था, फोन पे उधर से फोन पे बात कर रहे थे। और शीशा भी ऐसा गंदा शीशा कि शक्ल भी अच्छी तरह के एक दूसरे की नजर नहीं आ रही थी। लेकिन ये जो चीज है ये बहुत ही इनको महंगी पड़ेगी। इधर बीआरएस नेता के कविता की मुश्किलें बढ़ गई हैं, उन्हें आज भी अदालत से राहत नहीं मिली। दिल्ली शराब घोटाले के मामले में बीआरएस नेता के कविता की आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई, जिसके बाद उन्हें 8 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सीबीआई ने कविता के लिए 14 दिन की हिरासत मांगी थी। सीबीआई ने अदालत को बताया कि आरोपी सवालों का सही से जवाब नहीं दे रही। कविता के वकील ने कहा कि सीबीआई का ये दावा पूरी तरीके से गैर कानूनी है, क्योंकि जांच के दौरान आरोपी पर दबाव नहीं बनाया जा सकता। सीबीआई अगर कुछ सुनना चाहती है और एक्यूज नहीं कह रहा है तो आप एक्यूज को फोर्स नहीं कर सकते हैं। आप कुछ सुनना चाहते हैं, जो सच है वो हमारे क्लाइंट ने बताया सीबीआई को। सर अगर इंटरोगेशन में जो चीज नहीं बताया, जुडिशियल कस्टडी में क्या पूछेगा सर? जुडिशियल कस्टडी में कोई इंटरोगेशन नहीं हो सकता। सुनवाई के बाद कविता ने कहा कि ये सीबीआई की हिरासत नहीं है, बल्कि बीजेपी की हिरासत है। कविता ने कहा कि बीजेपी जो बाहर बोल रही है, अदालत में सीबीआई वही पूछ रही है। इस केस में नया कुछ नहीं है। ईडी के बाद अब कविता से सीबीआई पूछताछ कर रही है। इससे पहले 6 अप्रैल को तिहाड़ जेल में पूछताछ के बाद सीबीआई ने उन्हें 11 अप्रैल को हिरासत में लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू का टीजर जारी हो गया है। शाम 5:30 बजे पूरा इंटरव्यू आप TV9 भारतवर्ष पर देख सकते हैं। तो आज शाम 5:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह पूरा इंटरव्यू, तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी राय रखी है। इसका टीजर देखिए। नहीं चढ़ना चाहिए था, लेकिन हो गया है। उनके लिए ये राजनीतिक हथियार था। अब हुआ क्या, राम मंदिर बन गया तो उनके हाथ से वो मुद्दा ही चला गया। आपने हॉस्टिलिटीज रोकने के लिए पर्सनल इंटरवेंशन किया था, ये सुनने में आया है। दोनों राष्ट्रपति के साथ में बहुत मित्रतापूर्ण मेरा रहा है। मैंने कहा भाई भारत के इतने लोग, हमारे नौजवान फंसे हुए हैं और मुझे आपकी मदद चाहिए। क्या ये गलत फैसला था इलेक्टोरल बॉन्ड्स का? विपक्ष कहता है कि ईडी, सीबीआई, आईटी, सारे के सारे इदारे जो हैं, इलेक्शन कमीशन को भी जोड़ते हैं वो, कि सारे इदारों पर बीजेपी हावी है और लेवल प्लेइंग फील्ड है ही नहीं। तो देखिए, न्यूज एजेंसी एएनआई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिटेल्ड इंटरव्यू दिया है। देश के इस वक्त के तमाम बड़े मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी राय रखी है, तमाम सवालों के जवाब दिए हैं। और आज शाम 5:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह पूरा इंटरव्यू आप TV9 भारतवर्ष पर देख सकते हैं।
इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर तमाम बड़े मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम सवालों के जवाब दिए हैं। आज शाम 5:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह इंटरव्यू आप TV9 भारतवर्ष पर देखेंगे। विपक्ष कहता है कि ईडी, सीबीआई, आईटी सारे के सारे इदारे जो हैं इलेक्शन कमीशन को भी जोड़ते हैं, वो कि सारे इदारों पर बीजेपी हावी है और लेवल प्लेइंग फील्ड है ही नहीं। मैं कल्पना नहीं कर सकता इतना बड़ा गुस्सा पैदा हुआ है। वो गुस्सा पैदा डाइवर्ट हो रहा है बीजेपी की तरफ पॉजिटिव वे में। मैं राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की बात करती हूँ। इसको एक राजनीतिक रंग नहीं चढ़ना चाहिए था, लेकिन हो गया है। उनके लिए ये राजनीतिक हथियार था। अब हुआ क्या, राम मंदिर बन गया तो उनके हाथ से वो मुद्दा ही चला गया। आपने हॉस्टिलिटीज रोकने के लिए पर्सनल इंटरवेंशन किया था, ये सुनने में आया है। दोनों राष्ट्रपति के साथ में बहुत मित्रतापूर्ण मेरा रहा है। मैंने कहा भाई भारत के इतने लोग हमारे नौजवान फंसे हुए हैं और मुझे आपकी मदद चाहिए। क्या ये गलत फैसला था इलेक्टोरल बॉन्ड्स का? विपक्ष कहता है कि ईडी, सीबीआई, आईटी सारे के सारे इदारे जो हैं इलेक्शन कमीशन को भी जोड़ते हैं, वो कि सारे इदारों पर बीजेपी हावी है और लेवल प्लेइंग फील्ड है ही नहीं। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने केरल के कुन्नमकुलम में जनसभा की है। कहा, हमारा संकल्प पत्र मोदी की गारंटी का प्रतीक है। आयुष्मान भारत के तहत केरल में 73 लाख लोगों को फायदा पहुंचा और मुद्रा योजना में अब 20 लाख का सपोर्ट मिल पाएगा। अगले 5 साल में केरल के हेरिटेज को ग्लोबल बनाने का काम किया जाएगा। मोदी युडे गारंटी होती है। आयुष्मान भारत के तहत केरला के 73 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को आर्थिक मदद मिली है। अब बीजेपी ने घोषणा की है कि 70 ईयर से अधिक आयु के सभी सीनियर सिटीजन्स को आयुष्मान योजना के तहत फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट मिलेगी और यही मोदी युडे गारंटी। मोदी युडे गारंटी यानी पीएम आवास योजना में गरीबों के लिए 3 करोड़ नए घर बनेंगे, नए आवास बनेंगे। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज वायनाड में रोड शो किया। राहुल गांधी वायनाड से सांसद हैं और एक बार फिर वायनाड सीट से ही चुनावी मैदान में। लोकसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी धुआंधार चुनाव प्रचार में जुटे हैं। इसी कड़ी में राहुल आज अपने संसदीय क्षेत्र केरल के वायनाड पहुंचे और रोड शो किया। राहुल के रोड शो में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। इस दौरान राहुल गांधी ने भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। राहुल गांधी आज केरल में अपने संसदीय क्षेत्र में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। वे जनसंपर्क कार्यक्रम में शामिल होंगे और कई जगहों पर सभाएं भी करेंगे। राहुल गांधी आज करीब 6:30 बजे उत्तर कोझिकोड जिले में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की रैली को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी ने 3 अप्रैल को वायनाड सीट से नामांकन दाखिल किया था। इससे पहले उन्होंने बहन प्रियंका गांधी के साथ 1 घंटे का रोड शो किया। इस दौरान राहुल ने क्षेत्र की जनता से कहा कि आपका सांसद होना सौभाग्य की बात है। वायनाड से सीपीआई ने यहां डी राजा की पत्नी एनी राजा को चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि बीजेपी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन वायनाड लोकसभा सीट से प्रत्याशी हैं। वायनाड में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होना है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्ष को चुनौती देते हुए कहा कि 10 साल में मोदी सरकार पर 10 रुपए के घोटाले का भी आरोप नहीं लगा। और जब हम देश में गए 2014 के चुनाव में, हमने कहा था एक अवसर नरेंद्र मोदी को दे दो, हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे, सुशासन लाएंगे, विकास लाएंगे। आज सिर ऊंचा करके
आपके सामने खड़ा होकर कह सकता हूं 10 सालों में नरेंद्र मोदी की सरकार पर कोई 10 रुपए के घोटाले का आरोप भी नहीं लगा पाया है। ईमानदारी से सरकार करके दिखाई। और यही नहीं, जहां निर्णय करने की क्षमता खत्म हो गई थी, मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन सत्ता का रिमोट किसी और के हाथ में था, निर्णय वो नहीं कर पाते थे। आज निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी कैबिनेट करती है और लागू भी करती है। इसलिए जो 50 साल पुरानी सिंचाई योजनाएं हो, रेलवे ट्रैक हो या सड़कें हो, जो कांग्रेस बना नहीं पाई 50 सालों तक, वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने बनाकर दिखाई है। जो लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था थी, वहां से हटाकर आज अंग्रेजों को पछाड़कर दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भारत को बना दिया है। और वहीं फैजाबाद लोकसभा से बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह के बयान के बाद बवाल मचा हुआ है। लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी पर संविधान बदलने की साजिश रचने का आरोप लगाया है और साथ में एक चेतावनी भी दी है। मान के बैठे हैं कि वो हार रहे हैं। ये 400 की जो बात कर रहे हैं, ये घबराहट में कर रहे हैं बात, लोगों को डिमोरलाइज करने के लिए। और लगातार इनके नेता, इनके पार्टी के नेता ये बोल रहे हैं खुलम खुला कि हम संविधान को बदल रहे हैं। ये बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान है, कोई अरो गरो बाबा का बनाया हुआ नहीं है। जो भी कोशिश करेगा संविधान को बदलने के लिए, देश की गरीब पिछड़ी और दलित जनता आंख निकाल लेगी इनका। और खबरदार, अगर इस तरह का जो साहस किया तो बाबा के बनाए हुए संविधान को बदलने की कोशिश, देश की जनता माफ़ नहीं करेगी, टॉलरेट नहीं करेगी। और ये घबराहट में बोल रहे हैं सीधा। तो लालू यादव को आपने सुना। वैसे चुनावी महासमर में नेता एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर अब बीजेपी और आरजेडी में नई जंग छिड़ गई है। बिहार के सारण से आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर बीजेपी को घेर रही हैं। रोहिणी ने कहा कि बीजेपी अहम मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सिर्फ लालू परिवार को घेरने की कोशिश करती है, क्योंकि वो डर चुकी है। झूठा वादा इन्होंने किया था 2 करोड़ रोजगार, महंगाई पे ये लोग कुछ नहीं किए। हाँ, इतना 10 साल से महंगाई पे ये लोग कुछ नहीं किया लोग। और बेरोजगारी इतना बढ़ गई है, उसके लिए 15-15 लाख जनता मांग रही है। तो आए हिसाब करें, मेरी जनता, पहले मेरी जनता के सामने आकर के अपना बताएं उनको कि जो वादा किया क्यों नहीं पूरा किया, किसने रोका है उनको पूरा करने से। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर गिरिराज सिंह के पास अपनी दलील है। महंगाई पे कांग्रेस ने कभी रोक नहीं लगा पाई। जब अटल बिहारी वाजपेयी आए कांग्रेस के बाद, उन्होंने रोक लगाई। और जब फिर बीजेपी नरेंद्र मोदी आए, पूरे वैश्विक महंगाई के बावजूद भारत में महंगाई की सीमा यूपीए काल से बहुत कम। रोहिणी आचार्य ने कहा कि तेजस्वी यादव के रोजगार क्रांति से बीजेपी के नेता डरे हुए हैं। और बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में यूसीसी के अलावा वन नेशन वन इलेक्शन के संकल्प को भी जमीन पर उतारने का वादा किया है। इस पर बारामूला सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे उमर अब्दुल्ला ने अपनी राय बताई है। टीवी9 भारतवर्ष से खास बातचीत में उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। इलेक्शन में ये कहा गया था कि किसानों की आमदनी जो है उसको दुगनी की जाएगी, नहीं हुआ। आज कहते हैं कि 6,000 रुपये देंगे। पहले तो पिछला जो किया हुआ वादा था उस पर बात करें, सब्सिडी की बात करें। हमने तो देखा कि पिछली हुकूमत में जहाँ जहाँ सब्सिडी के ज़रिए गरीबों को उसका फ़ायदा मिल रहा था, एक एक करके वो सब्सिडी तो इन्होंने हटा दी। तो अब किस सब्सिडी की बात कर रहे हैं? बाकी ये जो स्कीमें हैं, पुरानी स्कीमों को नए नाम देके वो नए स्कीम नहीं बनते। यूसीसी की बात हम करें तो ठीक है ना, अगर मुल्क को और ज़्यादा जो है डिवाइड करने का इरादा है, अगर और ज़्यादा मज़हबों के बीच में तनाव पैदा करने का इरादा है तो करिए। देखते हैं लोग कहाँ तक आपके साथ हैं।
वन इलेक्शन वन नेशन की अगर हम बात करें तो हमने पहले ही कहा था कि जम्मू कश्मीर से शुरुआत करिए। ये एक अच्छा मौका था साबित करने का कि वन नेशन वन इलेक्शन में वाकई बीजेपी जो है वो यकीन रखती है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीजेपी का संकल्प पत्र मोदी जी का विजन है, जिसे हासिल करने के लिए इस बार 400 से ज्यादा सीट पर जीत हासिल करेगी। उत्तर प्रदेश में एक बदलते उत्तर प्रदेश को दुनिया ने देखा है और देश के अंदर जो आवाज है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 10 वर्ष के अंदर देश के अंदर जिस नए भारत का दर्शन 140 करोड़ भारतवासियों को कराया है, इसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि अब आवाज उत्तर प्रदेश के अंदर हर जनपद की है, हर संसदीय सीट की है। और इस आधार पर मैं कह सकता हूं कि 80 बने का आधार एनडीए 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार का संकल्प अवश्य पूरा होगा और प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जारी किए गए संकल्प पत्र पर हर भारतवासी उसको अपना अपना मिशन मान करके उनके विजन को अपना मिशन मान करके पूरी प्रतिबद्धता के साथ नई सरकार बनाने में अपना योगदान देगा। और इस वक्त अहम खबर आ रही है अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल तक ईडी से जवाब मांगा है। 26 अप्रैल तक केजरीवाल को जवाब देना है। 29 अप्रैल के बाद इस पूरे मामले में आगे की सुनवाई होगी। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, यानी ईडी को जवाब देना होगा 24 अप्रैल तक और अरविंद केजरीवाल को भी अपना जवाब दाखिल करना होगा 26 अप्रैल तक और 29 अप्रैल के बाद अब इस मामले की सुनवाई होगी। तो सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर है, अरविंद केजरीवाल ने दरअसल अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया था। एक याचिका डाली गई थी उनके पक्ष की तरफ से, हाईकोर्ट से उन्हें झटका लग चुका है। अब उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से है और सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को इस मामले में नोटिस किया है। पीयूष पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पीयूष, जरा बताइए आज हुआ क्या और अब 29 अप्रैल के बाद ही यानी इस मामले में सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में? बिल्कुल समीर, देखिए आज जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुनवाई पर लिया तो तत्काल नोटिस जारी कर दिया। हालांकि जज ने इसके बाद पूछा, जस्टिस संजीव खन्ना ने अभिषेक मनु सिंघवी जो केजरीवाल की ओर से पेश हुए थे, कि आपका मामला क्या है। हालांकि ये उन्होंने एक मजाकिया लहजे में पूछा था। इसके बाद जब अभिषेक मनु सिंघवी ये बताने लगे कि 15 लोगों का बयान लिया गया और 10 जो बयान देने वाला था वो एक ही व्यक्ति था, तब जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि आप बाकी जो आर्गुमेंट्स हैं, जो बाकी दलीलें हैं, वो अगली बार के लिए बचा के रखिए, हम नोटिस जारी कर रहे हैं। 24 अप्रैल तक ईडी को इस मामले पर जवाब देना होगा और केजरीवाल साहब को इस जवाब के प्रत्युत्तर में 26 अप्रैल तक अपना जवाब यानी कि हलफनामा दाखिल करना होगा और इसके बाद जो अगली जो सुनवाई है वो 29 अप्रैल के बाद जो भी मिसलेनियस डे यानी कि जब सुप्रीम कोर्ट उस पर तेजी से सुनवाई करता है मामलों पर, उस दिन की अवधि में वो सुनवाई होगी। और अब इस मामले पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ जो अरविंद केजरीवाल की ओर से याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है और ईडी को 24 अप्रैल तक इस मामले पर जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करना है। जी समीर, जिस मामले में जिस आधार को लेकर अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, क्या उसी बात को आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है जिसको दाखिल करना होगा? बिल्कुल, क्योंकि हाईकोर्ट ने इस मामले पर फैसला दिया है और उसी को चुनौती दी गई है। तो ऐसी स्थिति में जो विशेष अनुमति याचिका दाखिल की गई है वो हाईकोर्ट के फैसले में उठाए गए पहलुओं यानी कि वहां पर जो याचिका थी और उसमें जो उन आधारों को जो खारिज किया गया, उन आधारों को उठाया गया और साथ ही में ये बताया गया है कि हाईकोर्ट आखिर किन पहलुओं को समझने में या फिर ये देखने में अक्षम रहा कि
उनका पहलू क्या है, यानी कि केजरीवाल का जो पहलू था और जो प्रक्रिया पर उन्होंने सवाल उठाया है। ख़ास तौर पर उन्होंने कहा है कि जो गिरफ्तारी की गई है वो आम लोकसभा चुनाव के दौरान घोषणा के बाद की गई और इसके अलावा जो 6 अभियुक्त हैं उनको सरकारी गवाह बना लिया, उनको लालच है जमानत का और इस मामले में निर्दोष साबित होने का, कम सज़ा का। तो ऐसे तमाम जो दलीलें हैं, करीब 11 प्रमुख दलीलें उनकी ओर से रखी गई हैं जो हाईकोर्ट में भी याचिका में समान ही थी। जी ठीक है पीयूष, नजर बना के रखें। फिलहाल शुक्रिया। तो एक बड़ा अपडेट सुप्रीम कोर्ट से पीयूष दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट पर कांग्रेस ने बड़ा सियासी दांव खेला है। कन्हैया कुमार को इस सीट से उम्मीदवार बनाने के बाद क्या कांग्रेस पूर्वांचल के वोटर्स को लुभा पाएगी? देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस ने उत्तर पूर्वी दिल्ली से पूर्वांचल बनाम पूर्वांचल की जंग को छेड़ दिया है। पूर्वांचल के वोटर्स को अपने पाले में करने के लिए पार्टी ने कन्हैया कुमार को मैदान में उतारा। कन्हैया ने कहा, ये विचारधारा की लड़ाई है। कोई ना कोई तो सामने होगा ही। जब चुनाव हो रहा है, इट्स लाइक कि जब कोई टूर्नामेंट होता है, कोई गेम होता है तो 2 टीम होती है, तो कोई ना कोई तो सामने होता ही। मेरे ख्याल से व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है, विचार महत्वपूर्ण होता है, मुद्दा महत्वपूर्ण होता है। 10 साल से वो सांसद हैं तो वो बताएं नॉर्थ ईस्ट की जनता को, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जनता को कि 10 साल में उन्होंने क्या किया है और जनता तय करेगी। 2019 में कन्हैया कुमार को बेगूसराय सीट से गिरिराज सिंह मात दे चुके हैं। गिरिराज ने कन्हैया को रिजेक्ट उम्मीदवार बताया। कांग्रेस के पास उम्मीदवार की कमी है, चेहरे की कमी है, तो जितने रिजेक्टेड हैं उन सबको लेके झुंझुना बजा रहा है और जिसको जहां लड़ाना चाहे लड़ाए। दुनिया की कोई ताकत नहीं कि कोई मनोज तिवारी को हराए। उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी ने कहा कि कन्हैया 40 दिन के भ्रमण पर आए। लोगों को अचंभित कर दी है कि क्या कांग्रेस में कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसको, जो देश का सम्मान करता हो, जो सेना का सम्मान करता हो, जो देश की संस्कृति का सम्मान करता हो, उसको प्रत्याशी बनाए। तो मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता कांग्रेस का और इसके गठबंधन का परिचय पा चुकी है। इनके शीर्ष नेतृत्व के बारे में पर्दाफाश हो चुका है और बाकी जो भी आएगा हमारे क्षेत्र में तो 14,600 करोड़ का काम तो देखेगा ही। तो इसी बहाने उसको कैसे पहली बार मेट्रो आती है, कैसे पहली बार रेलवे स्टेशन बनता है, कैसे पहली बार एलिवेटेड रोड बनता है, कैसे पहली बार नदी पे पुल बनता है, ये सारा कुछ तो देखेगा ही। और मेरा मानना है कि जो भी आया है ना, वो 40 दिन के भ्रमण पे आया है, वो भ्रमण करके चला जाएगा। हम कल भी सेवा में थे, आज भी सेवा में हैं, कल भी सेवा में रखेंगे लोग, ऐसा मेरा विश्वास है। और वहीं दिल्ली की चांदनी चौक सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रवीण खंडेलवाल ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस के पास ना नेता है, ना नीति है, ना नेतृत्व है। कांग्रेस टूटी फूटी हालत में है, यह कहा है प्रवीण खंडेलवाल ने। जयप्रकाश अग्रवाल चुनौती नहीं दे पाएंगे, खंडेलवाल ये कह रहे हैं। चांदनी चौक से बीजेपी उम्मीदवार प्रवीण खंडेलवाल इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रवीण जी, पहला सवाल, कांग्रेस ने जयप्रकाश अग्रवाल को अब आपके खिलाफ मैदान में उतार दिया है, क्या कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? जयप्रकाश अग्रवाल जी हम सबके बड़े आदरणीय हैं और इस नाते से हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन कांग्रेस की हालत क्या है? टूटी फूटी कांग्रेस। दिल्ली जैसे शहर में एक दूसरी पार्टी की बी टीम कांग्रेस, ना उनके पास नेतृत्व है, ना नीति है, ना लोग हैं। ऐसे में दूसरी तरफ यदि आप देखें तो हमारे पास प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में एक टेस्टेड और तपाया नेतृत्व है। हमारे पास भारतीय जनता पार्टी के संकल्प और उत्साह से भरे कार्यकर्ताओं का विशाल एक टीम है और हम सब मिलकर के इस चुनाव में विजय के लिए दिन रात हम लोग लगे हुए हैं। और चुनाव से पहले राजस्थान में भगवा पर विवाद हो गया है। जयपुर शहर से कांग्रेस का विवादित पत्र, कांग्रेस नेता के पत्र के बाद फिर कार्रवाई। बीजेपी विधायक बाल मुकुंद ने आपत्ति जताई है।
जयपुर में कांग्रेस के एक पत्र को लेकर बवाल मचा है। कलेक्टर को लिखे इस पत्र में जयपुर शहर के घरों में लगे भगवा झंडे को हटाने की मांग की गई है। इस पत्र के सामने आने के बाद जयपुर के हवा महल से बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य कलेक्टर ऑफिस पहुंच गए और आपत्ति दर्ज की। बाल मुकुंद ने बताया कि जयपुर के रामगंज में मुस्लिम समुदाय के लोग रामनवमी का स्वागत करते हैं, लेकिन कांग्रेस माहौल को खराब करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस कमेटी हमारे खिलाफ ये फरमान निकाला है कि सारे राम नाम लिखे झंडे हटा दो, घरों से लेके बाजारों में राम नाम के जितने ध्वजे, राम जी की फोटो के, राम जी के मंदिर के, वो हटा दो। तो कल से ये अभियान शुरू हुआ है और उस अभियान में नगर निगम के जो कचरा उठाने के डंपर घूमते हैं, जो गाड़ियां घूमती है, वो आधी रात पे आते हैं और हमारे भगवान के ध्वजों को उतारते हैं। उनका वीडियो बनाया हमारे कार्यकर्ताओं ने। राम जी का अपमान है, भगवान का अपमान है। राम जी के जो विरोधी लोग हैं ये आज तक राम जी का विरोध करते आ रहे हैं, ये मानिए आप। और नामांकन से पहले नेता भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं। पोरबंदर से बीजेपी उम्मीदवार मनसुख मांडविया ने मंदिर में पूजा अर्चना की। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भी स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका। चुनावी महासमर में जहां नेता वोटर्स को रिझाने में जुटे हैं, वहीं भगवान के घर मत्था टेककर जीत का आशीर्वाद भी मांग रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और गुजरात के पोरबंदर से बीजेपी उम्मीदवार मनसुख मांडविया ने आज नामांकन से पहले भुजेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। मांडविया के साथ परिवार के सदस्य मौजूद रहे। कुछ इसी तरह की तस्वीर पंजाब के अमृतसर में भी नजर आई, जहां पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका और जीत के लिए प्रार्थना की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा भी मंदिर पहुंचे। वाड्रा ने मथुरा के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। वाड्रा अमेठी से चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुके हैं। वाड्रा ने इस मौके पर भगवान से देश की प्रगति की प्रार्थना की। बांके बिहारी के दर्शन करके मैं बहुत खुश हूँ। मेरी प्रार्थना है कि देश में सुख शांति का माहौल बने रहे और मेरा पूरा परिवार देश के साथ लगा हुआ है, प्रचार कर रहे हैं, लोगों की समस्या समझ रहे हैं और जो भी उसका समाधान होगा जरूर मेरा परिवार ढूंढेगा। बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के सहयोगी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के सहयोगी आर.के. मिगलानी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने इनसे पूछताछ भी की है। भाजपा प्रत्याशी के अश्लील वीडियो वायरल करने का ये पूरा मामला है, जिसको लेकर अब पुलिस की ओर से पूछताछ की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश से सामने आ रही है, जहां पूर्व सीएम कमलनाथ के सहयोगी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। बता दें आपको, आर.के. मिगलानी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। शुभम गुप्ता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शुभम, ये पूरा मामला क्या है और इस मामले में अभी पुलिस की ओर से क्या एक्शन लिया गया? देखिए प्रतिमा, आपसे कुछ ही देर पहले जो कांग्रेस नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री है कमलनाथ, उनके छिंदवाड़ा निवास पर पुलिस गई थी और 8 से 10 गाड़ियां पुलिस के बड़ी अधिकारी वहां पर पहुंचे थे। दरअसल पूरा मामला यह है कि जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं छिंदवाड़ा से बंटी साहू, उन्होंने कमलनाथ के जो पीए हैं, सहयोगी हैं आर.के. मिगलानी, उनको लेकर शिकायत की कि उन्होंने एक पत्रकार के साथ मिलकर बंटी साहू का अश्लील वीडियो वायरल करने का प्रयास किया है। सोशल मीडिया पर ये भ्रमित वीडियो है और इसी को लेकर शिकायत हुई। इसके बाद पुलिस छिंदवाड़ा में कमलनाथ के निवास पर पहुंची और आखिरकार आर.के. मिगलानी के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पुलिस ने फिलहाल यही कहा है कि हम इस पूरे मामले की जाँच पड़ताल कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए शुभ। और अब खबर मुंबई में सलमान खान के घर पर फायरिंग केस से जुड़ी। फायरिंग करने वाले आरोपियों की बाइक को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। चर्च की सीढ़ियों के पास मिली आरोपियों की बाइक कल बांद्रा पुलिस ने जब्त की। काले रंग की बाइक सीसीटीवी ट्रैक करके इस बाइक का पता लगाया गया। चर्च से ऑटो पकड़कर बांद्रा स्टेशन गए दोनों आरोपी। यह पता चला है आरोपियों ने खरीदी थी सेकेंड हैंड बाइक। मुंबई पुलिस उस बाइक मालिक तक पहुंच गई है जिसकी बाइक का इस्तेमाल शूटर्स ने फायरिंग के लिए किया। पुलिस की जांच में पता चला है कि जिस बाइक से शूटर आए थे वो बाइक मालिक रायगढ़ जिले का रहने वाला है। पुलिस को पूछताछ में यह भी पता चला है कि आरोपियों ने उस शख्स से सेकेंड हैंड बाइक को खरीदा था। पुलिस की जांच में ये बात भी सामने आई कि आरोपी लंबे समय से मुंबई और उसके आसपास के शहरों में थे। बाइक खरीदने के बाद उन्होंने सलमान के घर के बाहर कई बार रेकी भी की थी। इस दौरान आरोपी इसी बाइक का इस्तेमाल करते रहे। फायरिंग के बाद शूटर्स ने बांद्रा भागने के लिए हर एक सड़क की रेकी की थी जो सुनसान रहती हैं। वारदात के बाद उन्होंने भागने के लिए माउंट मेरी की सड़क को चुना। आरोपियों ने वहां आसानी से बाइक पार्क की और फिर फरार हो गए।
पुलिस की तफ्तीश में ये बात भी सामने आई कि आरोपी गैलेक्सी अपार्टमेंट में फायरिंग के बाद जब माउंट मैरी पहुंचे तो उन्होंने बाइक छोड़कर एक ऑटो पकड़ा और उससे बांद्रा स्टेशन गए, फिर ट्रेन पर सवार हुए और वहां से सांता क्रूज स्टेशन पहुंचे। वहां से फिर ऑटो पर सवार होकर वाकोला गए। वाकोला से आगे की मूवमेंट पुलिस अभी तक लोकेट नहीं कर पाई। पुलिस अब आगे की सीसीटीवी फुटेज खंगालना चाहती है। पुलिस ने उस ऑटो वाले को भी हिरासत में लिया है और पूछताछ की, जिससे आरोपी वाकोला गए थे। और इस मामले में पुलिस की जांच अब तक कहां तक पहुंची है, पुलिस को क्या क्या लीड मिली है इस केस में, देखिए राजीव कुमार की ये रिपोर्ट। सलमान खान फायरिंग मामले में शूटर्स ने जिस बाइक का इस्तेमाल किया था उस बाइक को मुंबई पुलिस ने जब्त कर लिया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि घटना स्थल यानी कि सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट की इमारत से महज 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद माउंट मैरी चर्च की सीढ़ियों पर यह बाइक जो है पार्क करके आरोपी यहां से ऑटो रिक्शा में बांद्रा स्टेशन की तरफ फरार हो गए थे। सबसे पहले आपको सीढ़ी दिखा दे, आप देखिए माउंट मैरी चर्च की ये वो सीढ़ियां हैं। इन्हीं सीढ़ियों के पास में उस बाइक को पार्क किया गया था, जिसे पुलिस ने बरामद किया और उसके बाद में उसे फॉरेंसिक को जांच के लिए भेज दिया है, क्योंकि बाइक पर फिंगरप्रिंट और अन्य तकनीकी चीजें जो है वो जानने की समझने की कोशिश कर रही है। और यहाँ पर आने के बाद में आरोपियों ने जब बाइक छोड़ी तो एक ऑटो रिक्शा उन्होंने हायर किया और उस ऑटो रिक्शा में बैठकर वो बांद्रा स्टेशन गए और वहाँ से 5:08 की सांता क्रूज की दिशा में जाने वाली लोकल ट्रेन पकड़ी और 5:13 पर वो सांता क्रूज स्टेशन उतर गए और वहाँ से उन्होंने एक दूसरी ऑटो रिक्शा पकड़ी और मुंबई के वाकोला इलाके में गए। और अनमोल बिश्नोई के फेसबुक पोस्ट को लेकर बड़ा खुलासा। अनमोल बिश्नोई के पोस्ट पर आईपी एड्रेस कनाडा का अनमोल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर फायरिंग की जिम्मेदारी ली थी। सूत्रों के मुताबिक अनमोल की करंट लोकेशन कैलिफोर्निया है। पोस्ट के दौरान इस्तेमाल हुई वीपीएन प्रणाली एटीएस भी कर रही है फायरिंग केस की जांच। सुरक्षा एजेंसीज के मुताबिक सलमान के घर पर फायरिंग करने की 2 सबसे बड़ी वजह हैं। पहला, सलमान खान को इस बात का एहसास दिलाना कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग की पहुंच से ज्यादा दूर नहीं है। दूसरी वजह ये कि खुले तौर पर दाऊद को मुंबई में चैलेंज देकर वसूली का नया ठिकाना तैयार करना। सुरक्षा एजेंसी उसकी माने तो यही वजह है कि सलमान खान के घर पर फायरिंग करने के बाद सोशल मीडिया पर कबूलनामे का जो फेसबुक पोस्ट डाला गया उसमें अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का भी नाम लिखा था। सुरक्षा एजेंसीज को लगता है कि दाऊद का नाम लिखने के पीछे की सबसे बड़ी वजह ये बताने की है कि अब मुंबई में दाऊद की कोई हैसियत नहीं है। इस बीच सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने वाले विशाल राहुल उर्फ कालू की क्राइम कुंडली सामने आई। विशाल गुरुग्राम का रहने वाला है और 10वीं तक पढ़ा है। उसके खिलाफ दिल्ली और गुरुग्राम में 5 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं, जो फायरिंग और बाइक चोरी के हैं। इसका हालिया अपराध हरियाणा के रोहतक में लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर एक कारोबारी का कत्ल है। ये वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई, जिसमें विशाल फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। इसने हरियाणा में डकैती भी डाली है। पाकिस्तान में सरबजीत सिंह के हत्यारे सरफराज तांबा की हत्या को सरबजीत सिंह के बेटी ने साजिश करार दिया है। क्या कहा है उन्होंने, रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान की जेल में बंद सरबजीत सिंह की हत्या करने वाले अमीर सरफराज तांबा की अज्ञात गोली मारकर हमलावरों ने हत्या कर दी। तांबा की हत्या पर सरबजीत सिंह की बेटी स्वप्नदीप कौर संतुष्ट हैं, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये न्याय नहीं है। उन्होंने अमीर सरफराज तांबा की हत्या के पीछे पाकिस्तान सरकार का हाथ बताया। उनका कहना है कि पाकिस्तान सरकार ने सरबजीत सिंह की हत्या की साजिश को छुपाने के लिए तांबा की हत्या करवाई है। कि कर्मों का फल यहीं पर ही मिलता है, ये उसके कर्मों का ही फल है। लेकिन इसके साथ ही मुझे लगता है एक बहुत बड़ी साजिश भी है ये पाकिस्तान की ही सरकार की तरफ से, क्योंकि ऐसे हो सकता है बहुत सारे राज हों जो उनको लगता हो कि बाहर ना आ जाएं दुनिया के सामने, क्योंकि ये भी एक पाकिस्तान सरकार की और वहाँ की एजेंसियों की ही एक मिली भुगत के जो है कारण इन्होंने एक साजिश रच के ही मेरे पापा का वहाँ जेल में कत्ल करवाया था। आमिर सरफराज तांबा पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का करीबी सहयोगी बताया जाता है और बताया ये भी जाता है कि लाहौर में अज्ञात बंदूकधारियों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। और इस साल अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू होगी। 50 दिन की इस यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो गया। अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू होने वाली है। इस बार ये यात्रा 19 अगस्त तक चलेगी। 2023 में 1 जुलाई से यात्रा की शुरुआत हुई थी। इस बार यात्रा 52 दिन की रहेगी। इसके लिए रजिस्ट्रेशन 15 अप्रैल यानी आज से शुरू हो गए हैं।
सरकारी आदेश के मुताबिक 13 से 70 की उम्र तक के भारतीय नागरिक अमरनाथ यात्रा कर सकते हैं। यात्रा के लिए जरूरी मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने की प्रक्रिया चल रही है। आज से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से रजिस्ट्रेशन करवाई जा सकती है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन किया जा सकता है। वहीं मोबाइल एप्लीकेशन से रजिस्ट्रेशन के लिए श्री अमरनाथ जी यात्रा ऐप डाउनलोड करनी होगी। साथ ही पंजाब नेशनल बैंक, SBI, येस बैंक और जम्मू और कश्मीर बैंक से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की जा रही है। अमरनाथ यात्रा 2 मार्ग से होती है, एक पहलगाम रूट और दूसरा बालटाल रूट। बालटाल रूट से यात्रा में कम समय लगता है। इसमें सिर्फ 14 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी होती है, लेकिन एकदम खड़ी चढ़ाई है, इसलिए बुजुर्गों को इस रास्ते पर दिक्कत होती है। इस रूट पर संकरे रास्ते और खतरनाक मोड़ भी हैं।